हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स या मेथड्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं तो पेमेंट आप कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। उसके पहले कि हम डायग्राम पे आएँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तब आपको ये डायग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्लियर तरीके से समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहला यहाँ पे मेथड देखते हैं, दैट इज़ कैश इन एडवांस। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कैश जो है आपको एडवांस में दे दिया जाता है। अब ये हमको पता है कि जो भी आपका एक्सपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर विल बी द सेलर ऑफ द गुड्स और इम्पोर्टर विल बी द बायर ऑफ द गुड्स। जो इम्पोर्ट कर रहा है वो परचेज करेगा और जो सेल कर रहा है दैट विल बी नोन एज एक्सपोर्टर। सो यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टर जो है एडवांस में ही पेमेंट दे देता है टू दी एक्सपोर्टर। ठीक, यहाँ पे कोई भी हिडन टर्म्स नहीं होती हैं। यहाँ पेमेंट जो होगी फ्रॉम इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर एडवांस में की जाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज विद द कैश इन एडवांस पेमेंट टर्म्स द एक्सपोर्टर कैन अवॉइड क्रेडिट रिस्क बिकॉज पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। ओनरशिप ऑफ द गुड्स मतलब कि जो गुड्स की ओनरशिप है वो अभी तक इम्पोर्टर को नहीं मिली है, उसके पहले ही एक्सपोर्टर तक पेमेंट पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे जो भी क्रेडिट रिस्क था, वो जो क्रेडिट रिस्क है वो कम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट सेज वायर ट्रांसफर्स एंड क्रेडिट ट्रांसफर्स, क्रेडिट कार्ड्स आर मोस्ट कॉमन मेथड्स इन कैश इन एडवांस। जो भी आपके वायर ट्रांसफर्स हैं, लाइक स्विफ्ट हो गया, ठीक है, ये एक एग्जांपल होता है वायर ट्रांसफ़र का कि आप किस तरीके से इन रियल टाइम बेसिस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा पहुंचा सकते हैं विद इन आवर्स। तो क्रेडिट कार्ड्स हो गया या फिर वायर ट्रांसफ़र हो गए, ये दो मेथड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं इन केस ऑफ कैश इन एडवांस पेमेंट्स। रिक्वायरिंग पेमेंट इन एडवांस इज लीस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द बायर। अगर एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायर कभी नहीं चाहेगा कि उसको पेमेंट पहले करनी पड़े और गुड्स उसको बाद में मिले। या तो ये हो कि साइमल्टेनियसली पेमेंट भी हो जाए और साथ ही साथ उसको गुड्स भी मिल जाए, या फिर वो ये प्रीफर करेगा कि गुड्स उसको पहले मिले और पेमेंट वो बाद में करे। लेकिन कैश इन एडवांस में क्या होता है कि पेमेंट जो होगी वो एडवांस में एक्सपोर्टर के पास आपको करनी पड़ती है। तो बायर इस मेथड को सबसे कम प्रीफर करेगा, सबसे लीस्ट प्रीफर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट सेज Foreign buyers are also concerned that the goods may not be sent if payment is made in advance. Again वही प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फॉरेन बायर्स ये सोच सकते हैं कि अगर हम पेमेंट पहले कर देंगे तो गुड्स पहुँचने में देरी हो सकती है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स हमारे तक पहुँचे ही नहीं। Exporters who insist on this payment method as their sole manager of doing business may lose to competitors who offer more attractive payment terms. कुछ ऐसे एक्सपोर्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से ही पेमेंट लेंगे, यानी कैश इन एडवांस में पेमेंट लेंगे, हो सकता है कि अपने कॉम्पिटिटर के सामने वो लोग स्टैंड ना कर पाएँ, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर के पास और भी अट्रैक्टिव मेथड्स हो सकते हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे फर्दर। सो कैश इन एडवांस में देखिए दो तरीके हो सकते हैं, या बेसिकली कहें तो तीन मेथड्स होते हैं पेमेंट के यहाँ पे। दैट इज़ वायर ट्रांसफ़र, जिसके बारे में बताया मैंने आपको, दैट इज़ स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, क्रेडिट कार्ड्स एंड पेमेंट बाय चेक। यहाँ ये चेक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, इट विल बी CHEQUE, दिस इज चेक। सो इन तीन मेथड से आप कैश इन एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। फर्दर अब कैश इन एडवांस किस कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कब हम कैश इन एडवांस के लिए जा सकते हैं, कब हम ऐसी पेमेंट कर सकते हैं। द इम्पोर्टर इज़ अ न्यू कस्टमर और हैज़ लेस इस्टेब्लिश ऑपरेटिंग हिस्ट्री। अगर आपका इम्पोर्टर नया है तो उस केस में क्या होगा, इम्पोर्टर के पास इंफॉर्मेशन की कमी होगी कि कौन से एक्सपोर्टर से वो सामान खरीदे या कौन से एक्सपोर्टर को वो प्रेफर करे। उस केस में एक्सपोर्टर उससे एडवांस पेमेंट मांग सकता है। सेकेंड पॉइंट सेज द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दिनेस इज़ डाउटफुल। अगर उसकी क्रेडिट वर्दिनेस यानी जो मार्केट में गुडविल है, अगर गुडविल उसकी डाउटफुल है, मतलब कहने का क्या है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि इम्पोर्टर ने पहले कोई लोन लिया होगा या पहले कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस ली होगी, उस केस में क्या है, उसने अभी तक वो पेमेंट नहीं की है या फिर पेमेंट करने में डिले किया है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्टर सीधे बोलेगा कि भैया आपका रिकॉर्ड सही नहीं है तो हमको पेमेंट आप पहले ही कर दीजिए।
द पॉलिटिकल एंड द कॉमर्शियल रिस्क ऑफ द इम्पोर्टर्स होम कंट्री आर वेरी हाई। नाउ पॉलिटिकल रिस्क तब अराइज होता है जब कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में है, या इंडिया में अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त, और अगर कुछ ऐसा होता है कि कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसकी वजह से ट्रेड पे भी असर पड़ेगा। और ट्रेड पे असर पड़ने का मतलब क्या है, फिर वहाँ पे पेमेंट का रिस्क भी अराइज हो जाएगा। और कॉमर्शियल रिस्क, लाइक अगर कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, या फिर कॉमर्शियल रिस्क में और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मार्केट अनस्टेबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी, तो इस केस में भी इम्पोर्टर जो होगा वो पेमेंट करने में कैपेबल नहीं होगा। द एक्सपोर्टर प्रोडक्ट इज़ वेरी यूनिक। अगर आपका जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसका प्रोडक्ट बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक है, जो इम्पोर्टर को कहीं और नहीं मिलने वाला, सो वो सीधे बोलेगा इम्पोर्टर से कि हमारा प्रोडक्ट कुछ आइडेंटिकल नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट से, तो आप हमें पेमेंट अभी करिए, क्योंकि और भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और भी हमारे पास बायर अवेलेबल हैं। द एक्सपोर्टर ऑपरेट्स एन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस where the acceptance of credit card payments is a must to remain competitive। एक्सपोर्टर ऐसी कंट्री में काम कर रहा है या फिर ऐसा बिजनेस कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है, इंटरनेट बेस्ड है, और वहाँ पे पेमेंट जो होगी वो रियल टाइम बेसिस पे ही कर सकते हैं, यानी या तो स्विफ्ट से या तो फिर क्रेडिट कार्ड से। इस केस में आपको पेमेंट एडवांस में ही करनी पड़ेगी टू द एक्सपोर्टर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कैश इन एडवांस। क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं इस मेथड के। फर्स्ट वन से इज एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ हम इसको लागू कर सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ हाई रिस्क ट्रेड रिलेशनशिप्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड आइडियल फॉर इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस। ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे ट्रेड रिस्क ज़्यादा होता है, जैसा कि पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क और कॉमर्शियल रिस्क ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम कैश इन एडवांस के लिए जा सकते हैं, हम कैश इन एडवांस को ऑप्ट कर सकते हैं उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस पूरा रियल टाइम बेस पे चलता है, ऑनलाइन चलता है, तो उस केस में यू कैन ऑल्सो गो फॉर कैश इन एडवांस। नेक्स्ट पॉइंट सेज रिस्क, एक्सपोर्टर इज एक्सपोज्ड टू वर्चुअली नो रिस्क एज द बर्डन ऑफ रिस्क इज प्लेस्ड कम्प्लीटली ऑन द इम्पोर्टर। यहाँ पे एक्सपोर्टर को पेमेंट का कोई भी रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट एडवांस में मिल रही है, तो इस केस में कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन इस मेथड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इम्पोर्टर के लिए, क्योंकि वो पेमेंट पहले कर रहा है, लेकिन उसको जो गुड्स होंगे वो कहीं फ्यूचर टाइम में जाके मिलेंगे, वो फ्यूचर टाइम कुछ भी हो सकता है। मेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके? पेमेंट बिफोर द शिपमेंट, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, उसको शिपमेंट से पहले ही पेमेंट मिल जाती है। शिपमेंट इज़ द प्रोसेस जब आप गुड्स को सेंड करते हैं, अपने यहाँ से जब डिस्पैच करते हैं, उसको हम बोलते हैं शिपमेंट। एंड एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। और अगर इन केस जो भी कंडीशन अराइज हो सकती थी कि अगर हो सकता है कि इम्पोर्टर जो है पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो जाए, उस केस में ये रिस्क यहाँ पे टोटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको पेमेंट, जो एक्सपोर्टर उसको पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं या फिर डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके? मे लूज कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स ओवर पेमेंट टर्म्स। हो सकता है कि ये कैश इन एडवांस जो है इम्पोर्टर को अट्रैक्टिव ना लगे, तो बाकी एक्सपोर्टर के पास अप्रोच कर सकता है जहाँ पे उसको सेफ पेमेंट ऑप्शन मिल जाए। नो एडिशनल अर्निंग्स थ्रू फाइनेंसिंग ऑपरेशंस। फाइनेंसिंग ऑपरेशंस होते हैं कि जहाँ पे आप कुछ सर्विसेज दे के कुछ वहाँ से अर्निंग्स भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कोई यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज आप नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडवांस पेमेंट ही मंगा सकते हैं। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट मेथड इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है हमने, और ये सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सेफेस्ट मेथड होता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द इम्पोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो देखते हैं क्या होता है ये। इट सेज एन लेटर ऑफ क्रेडिट to as a documentary credit is contractual agreement whereby the issuing bank is normally the importer's bank, जहाँ पे importer letter of credit ओपन करने के लिए अपने बैंक से पूछेगा, वो होता है इशूइंग बैंक, मतलब वो बैंक जो कि एलसी को इशू कर रहा है। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर द बायर और द इम्पोर्टर, यानी
जो इम्पोर्टर का बैंक होगा वही इशूइंग बैंक होगा, क्योंकि वही बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा इम्पोर्टर के फेवर में। क्या करता है ये? इट ऑथराइजेज द नॉमिनेटेड बैंक टू मेक पेमेंट टू द बेनिफिशियरी और एक्सपोर्टर अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका इम्पोर्टर होगा वो अपने बैंक के पास जाएगा, जो दैट विल बी इशूइंग बैंक, और अपने बैंक से बोलेगा कि आप एक्सपोर्टर के फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करिए। और फर्दर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होने के बाद ये जो बैंक होगा दैट विल बी द इशूइंग बैंक ऑथराइज करेगा नॉमिनेटेड बैंक को, यानी दिस विल बी द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर, कि आप एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन पेमेंट किस कंडीशन पे होगी? जब एक्सपोर्टर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस किया है इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे एयरवे बिल हो सकता है, बिल ऑफ लेडिंग भी हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले वीडियोज़ में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है दे दूँगा आपको, उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो फर्दर यहाँ पे देखिए, इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में। और किसके कहने पे करेगा? इम्पोर्टर के कहने पे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाते ही एक्सपोर्टर को पेमेंट वहाँ मिल जाएगी फ्रॉम हिज नॉमिनेटेड बैंक। और फर्दर जो होगा, जब इम्पोर्टर को वो गुड्स रिसीव होंगे, गुड्स रिसीव होने के बाद इम्पोर्टर जो है अपने बैंक में पेमेंट करेगा। इसके प्रोसेस को हम समझ लेते हैं अभी फर्दर स्लाइड में। यस, देखिए फर्स्ट पॉइंट सेज द इम्पोर्टर अरेंजेस फॉर द इशूइंग बैंक मतलब कि इम्पोर्टर्स बैंक टू ओपन एन लेटर ऑफ क्रेडिट इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, ये एन एलसी लिखा है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साउंड आपका एल का आ रहा है, तो दैट विल बी द वॉवल साउंड। सो क्या करेगा? इशूइंग बैंक को इम्पोर्टर आस्क करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा कि आप एक एलसी अकाउंट हमारे बिहाफ पे ओपन कर दीजिए एक्सपोर्टर के फेवर में। द इशूइंग बैंक ट्रांसमिट्स द एलसी टू द नॉमिनेटेड बैंक। अब इशूइंग बैंक ने क्या किया? जो इम्पोर्टर का बैंक था दैट इज़ द इशूइंग बैंक, उसने एक्सपोर्टर के बैंक को यहाँ पे एलसी ओपन करने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि नॉमिनेटेड बैंक, जो कि एक्सपोर्टर्स बैंक क्या करेगा? एक्सपोर्टर को फर्दर फॉरवर्ड कर देगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? एक्सपोर्टर ये गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके पास हैं, मतलब जो उसने कुछ डिस्पैच किए प्लस उससे रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स गुड्स उसके पास होंगे एक्सपोर्टर के पास, वो फ्रेट फॉरवर्डर को ट्रांसफ़र करेगा। फ्रेट फॉरवर्डर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स को ले जाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, यानी गुड्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर ले जाने के लिए अपॉइंट करेंगे, दैट विल बी नोन एज फ्रेट फॉरवर्डर। इट इज़ जस्ट लाइक एन एजेंट। द फ्रेट फॉरवर्डर डिस्पैचेस द गुड्स एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट टू द नॉमिनेटेड बैंक। अब क्या होगा कि फ्रेट फॉरवर्डर गुड्स को डिस्पैच करने के बाद फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको नॉमिनेटेड बैंक मतलब यानी एक्सपोर्टर्स बैंक में जमा करें। फिर जो है उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा दैट विल बी द नॉमिनेटेड बैंक। The nominated bank checks the documents for compliance with the LC and collects the payment from the issuing bank। अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं आपके फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट ने, यानी फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट किसका एजेंट है? एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर। जो भी आपका फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट है वो डॉक्यूमेंट्स को जमा करेगा एक्सपोर्टर के बैंक में, और एक्सपोर्टर बैंक उस डॉक्यूमेंट्स को टैली करेगा फ्रॉम द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टैली करने के बाद वो यहाँ से पेमेंट कर देगा टू द फ्रेट फॉरवर्डर। और ये पेमेंट हुआ कहाँ से? ये पेमेंट वो पूछेगा फ्रॉम द इम्पोर्टर्स अकाउंट जो कि इशूइंग बैंक में है, यानी जो इम्पोर्टर के बैंक में जो इम्पोर्टर का बैंक है वहाँ पे जो उसका जहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया था वहाँ से पेमेंट को डेबिट किया जाएगा, और डेबिट होकर पेमेंट आएगी किसके पास? टू दी नॉमिनेटेड बैंक। और नॉमिनेटेड बैंक इस पेमेंट को फर्दर जो है फॉरवर्डिंग एजेंट को ट्रांसफ़र कर देगा एंड और वो फॉरवर्डिंग एजेंट इसको एक्सपोर्टर को फर्दर ट्रांसमिट करेगा।
The issuing bank releases the documents to the importer to claim the goods from the carrier and to clear them from the customs. अब इशूइंग बैंक क्या करेगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जो कि फ्रेट फॉरवर्डर ने जमा किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को वो इम्पोर्टर को दे देगा और इम्पोर्टर उसको यूज़ करेगा टू क्लेम द गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स अथॉरिटी, क्योंकि कस्टम्स अथॉरिटी जो कस्टम्स पोर्ट होते हैं वहाँ पे गुड्स अनलोड हो चुके हैं, वहाँ से क्लियर कराने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो प्रेजेंट करेगा, तभी वहाँ से गुड्स क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद से फीचर्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। पहला फीचर्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी, कौन से कंडीशन में एप्लीकेबल हो सकता है एलसी। रिकमेंडेड फॉर द यूज ऑफ न्यू और लेस एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप्स व्हेन द एक्सपोर्टर इज सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बायर्स बैंक। ठीक है, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे जो नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है या फिर नया ट्रेड रिलेशन एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में इस्टेब्लिश किया जाने वाला है, उस केस में आप एलसी के लिए जा सकते हैं। रिस्क यहाँ पे इवनली स्प्रेड होता है, मतलब ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। ये सेलर मतलब आपका एक्सपोर्टर और बायर इज इम्पोर्टर, दोनों के लिए मिनिमल रिस्क यहाँ पे मान के चलते हैं इन केस ऑफ एलसी। प्रोवाइडेड दैट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर अदियर टू, यानी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की, सबका वहाँ पे अच्छे से पालन किया गया है, अच्छे से उनका अध्ययरेंस किया गया है। मेरिट्स क्या हो सकते हैं इस मेथड के, पेमेंट मेड आफ्टर द शिपमेंट, शिपमेंट करने के बाद यानी गुड्स डिस्पैच करने के बाद यहाँ पे पेमेंट की जाती है एक्सपोर्टर को, यानी यहाँ पे कोई भी रिस्क ऑफ लॉस नहीं है एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अ वैरायटी ऑफ पेमेंट, फाइनेंसिंग एंड रिस्क मिटिगेशन ऑप्शंस अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि पेमेंट में वैरायटीज़ होती है, मतलब कि आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग भी होती है यहाँ पे, और रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को हम मिनिमाइज या फिर रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इसके, कॉम्प्लेक्स एंड लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स तो प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले इशूइंग बैंक के पास जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन करना, उसके बाद से वो फर्दर इन्फॉर्म करता है टू द एक्सपोर्टर्स बैंक, फिर एक्सपोर्टर्स बैंक एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इसके अलावा रिलेटिवली एक्सपेंसिव मेथड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टर का भी बैंक होना चाहिए और एक्सपोर्टर का भी बैंक होना चाहिए, तो सारा सेटलमेंट बैंक टू बैंक होता है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है आपकी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मेथड इज योर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में क्या है, इट इज़ समवॉट जस्ट लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग होता है और यहाँ पे प्रोसेस भी बहुत ही शॉर्ट होता है। सो लेट्स डिस्कस about documentary collection. Documentary collection is the transaction whereby the exporter entrusts the collection of payment to the remitting bank, that is the exporter's bank, which sends the documents to collecting bank, that is the importer's bank, along with the instructions of payment. यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रही है, यानी डॉक्यूमेंट जो होगा, डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर अपने बैंक में सबमिट करेगा, दैट विल बी नोन एज रेमिटिंग बैंक, और यही डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर का बैंक जो होगा फर्दर फॉरवर्ड कर देगा कलेक्टिंग बैंक को। कलेक्टिंग बैंक यहाँ पे इम्पोर्टर बैंक है, कलेक्टिंग बैंक इसे नाम दिया गया है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स बैंक, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट, और साथ ही साथ पेमेंट किस तरीके से करनी है सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाएंगी। फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द इम्पोर्टर एंड रेमिटेड टू द एक्सपोर्टर थ्रू द बैंक्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन एंड एक्सचेंज फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जैसे ही पहुंचेंगे इम्पोर्टर के पास में, इम्पोर्टर अपना पेमेंट वहाँ पे सबमिट कर देगा अपने बैंक में, और वही बैंक जो होगा इम्पोर्टर का फर्दर उस पेमेंट को एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देगा। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ ड्राफ्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे ड्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता था कि एक फर्दर अलग से अकाउंट ओपन होता था, दैट वाज एलसी अकाउंट, लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट के अगेंस्ट पेमेंट की जाती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा एक ड्राफ्ट होता है। रिक्वायर्स द इम्पोर्टर टू पे द फेस अमाउंट ईदर एट द साइट, दैट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, और ऑन स्पेसिफाइड डेट, दैट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टर जो होगा वो अमाउंट पे करेगा, और अमाउंट कब पे करेगा, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पहला आपका ये है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, दैट इज एट साइट, यानी देखने के बाद, और ऑन a specified date which will be documents again acceptance. Now
प्रोसेस क्या होता है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन? फर्स्ट स्टेप इज द एक्सपोर्टर शिप्स द गुड्स टू द इम्पोर्टर एंड रिसीव्स द डॉक्यूमेंट्स इन एक्सचेंज। ठीक है, गुड्स अपने यहाँ से डिस्पैच कर देता है एक्सपोर्टर, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपने बैंक में वो कलेक्ट कर लेता है। द एक्सपोर्टर प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट टू हिज बैंक। ठीक है, हिज बैंक यानी रेमिटिंग बैंक। द एक्सपोर्टर्स रेमिटिंग बैंक सेंड्स द डॉक्यूमेंट्स टू द इम्पोर्टर्स कलेक्टिंग बैंक। The collecting bank releases the documents to the importer on receipt of payment or acceptance of the draft। यहाँ पे ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट वही डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट पेमेंट की जाएगी, यानी ड्राफ्ट जब मिलेगा फ्रॉम द इम्पोर्टर तो उसके बाद ही जो कलेक्टिंग बैंक होगा, जो इम्पोर्टर का बैंक होगा, वो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ करेगा ताकि इम्पोर्टर जो है अपने गुड्स को वहाँ से कस्टम अथॉरिटी से क्लियर करा सके। द इम्पोर्टर यूजेज द डॉक्यूमेंट्स टू ऑब्टेन द गुड्स एंड टू क्लियर देम फ्रॉम द कस्टम्स। Once the collecting bank receives the payment, collecting bank यहाँ पे कौन सा है? importers बैंक, it forwards it to the remitting bank। जैसे ही पेमेंट मिलेगी from the importer collecting बैंक को, वो सीधे इस पेमेंट को फॉरवर्ड कर देगा remitting बैंक यानी exporters बैंक को, और remitting बैंक will credit this amount in the exporters account। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका एक्सपोर्टर का बैंक है, दैट इज़ द remitting बैंक, वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में इस अमाउंट को जमा करवा देगा। नाउ फर्दर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं उनको भी। एप्लीकेबिलिटी, ये कब एप्लीकेबल होंगे? रिकमेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ इस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड इन स्टेबल एक्सपोर्ट मार्केट्स। जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है या फिर जहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उस केस में ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट सेज इट इज़ रिस्कियर फॉर द एक्सपोर्टर दो documentary collection terms are more convenient and cheaper than letter of credit to the importer। यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोसेस होता है उस केस में डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन जो होता है कहीं ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है एज़ कम्पेयर टू योर लेटर ऑफ क्रेडिट मेथड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक ड्राफ्ट बना के देना पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है फ्रॉम ओपनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट टू इट्स क्लोजिंग। और लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए काम करता है। मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? बैंक असिस्टेंस इन ऑब्टेनिंग पेमेंट, बैंक से फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है जब आपको पेमेंट लेनी हो। पेमेंट यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस इज सिंपल, फास्ट एंड लेस कॉस्टली, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड है एज कम्पेयर टू योर लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम। डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं? बैंक रोल इज़ लिमिटेड एंड डू नॉट गारंटी पेमेंट, यहाँ पे बैंक्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। तो यहाँ पे बैंक का रोल लिमिटेड होता है, और अगर जिस सिर्फ और सिर्फ वो पेमेंट के लिए ही यहाँ पे बाउंड हो सकते हैं, इसके अलावा और बाकी जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं, मतलब बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वहाँ बैंक कोई रोल प्ले नहीं करता है। बैंक्स डू नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियली बैंक ने डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं किया है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है, इस वजह से वहाँ पे बैंक इसका वेरिफिकेशन नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट जमा किया गया, और ड्राफ्ट भी इम्पोर्टर ने अपने बिहाफ पे जमा किया है, तो यहाँ पे बैंक उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन अकाउंट, ये आपका लास्ट मेथड है। एन ओपन अकाउंट इज अ transaction is a sale where the goods are shipped and delivered before the payment is due, which is usually 30 to 90 days। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि गुड्स को हम डिलीवर कर देते हैं, गुड्स को हम अपने यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं, जो भी आपका एक्सपोर्टर होगा वो गुड्स को डिस्पैच कर देगा और पेमेंट उसको बाद में मिलेगी। दिस ऑप्शन इज मोस्ट एडवांटेजियस ऑप्शन फॉर द इम्पोर्टर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो एंड कॉस्ट, बट इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली हाईएस्ट रिस्क ऑप्शन फॉर द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट अभी तक मिली ही नहीं है, पेमेंट उसको बाद में मिलेगी। इट इज़ यूजली फ्रॉम 30 to 90 डेज। ठीक है, 30 से मतलब 1 महीने से लेकर 3 महीने के बाद ही कहीं पेमेंट उसको मिलती है। बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, फॉरेन बायर्स ऑफन प्रेस एक्सपोर्टर्स फॉर ओपन अकाउंट टर्म्स, since the extension of the credit by the seller to the buyer is more common
अब्रॉड। यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा है एक्सपोर्ट मार्केट्स में, मतलब एक ही कमोडिटी के लिए कई सारे एक्सपोर्टर्स अवेलेबल हैं। इस वजह से जो भी आपके इम्पोर्टर्स होंगे वो प्रेशराइज करेंगे कि आप ओपन अकाउंट सिस्टम को फॉलो कीजिए, ओपन अकाउंट मेथड को फॉलो कीजिए फॉर द पेमेंट ऑफ योर एक्सपोर्ट्स। Last point says the exporters who are reluctant to extend credit may lose a sale of their competitors। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे एक्सपोर्टर्स जो कि क्रेडिट बेस पे गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, यानी ओपन अकाउंट पे बेसिस पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या होगा, हो सकता है कि वो अपने इम्पोर्टर्स को, अपने बायर्स को खो दें, लूज़ कर दें। हाउएवर द एक्सपोर्टर कैन ऑफर कॉम्पिटिटिव ओपन अकाउंट टर्म्स विद substantially mitigating the risk of non-payment by using one or more of the appropriate trade financing techniques such as export credit insurance। यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस का नाम लिया गया है। ये मेथड ऐसा होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन अकाउंट के अंडर में जो रिस्क अराइज हो रहा है पेमेंट का, वो कवर अप कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, एक्सपोर्टर ओपन अकाउंट के लिए जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर स्पेसिफाई कर देता है फॉर द इम्पोर्टर कि आप हमको पेमेंट जो है, ठीक है 30 दिन से 90 दिन के बीच में करेंगे, लेकिन हमको पेमेंट जो है आप इस टाइम से पहले कर दीजिए, इस टाइम से डिले ना होने पाए पेमेंट, मतलब कि 90 डेज क्रॉस ना होने पाए। उस केस में ये एक तरीके से कुछ हद तक ये एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सा मेथड एक्सपोर्टर के लिए सेफ़ है और कौन सा मेथड इंपोर्टर के लिए सेफ़ है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉल इन एडवांस। एडवांस में क्या होता है, पेमेंट जो होगी एक्सपोर्टर को सबसे पहले मिल जाती है, गुड्स डिस्पैच होने से पहले मिल जाती है पेमेंट यहाँ पे। तो ये एक्सपोर्टर के लिए सबसे सेफेस्ट मेथड माना जाता है, लेकिन वहीं इम्पोर्टर के लिए ये सबसे रिस्की मेथड माना जाता है। ये देखिए, इट इज़ मोस्ट सिक्योर फॉर दी एक्सपोर्टर। ये आपका एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए कॉल इन एडवांस सबसे सेफेस्ट मेथड है, मोस्ट सिक्योर है, लेकिन लीस्ट सिक्योर ऐसी इसीलिए हो जाएगी किसके लिए, इंपोर्टर के लिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा, डिस्कस किया था। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगा, इंपोर्टर के लिए थोड़ा सा कम रिस्की रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल रही है पहले ही, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखाते ही पेमेंट मिलेगी उसको। इसके बाद से हम बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन पे। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन क्या होगा, एक्सपोर्टर्स के लिए अब यहाँ पे लीस्ट इफेक्टिव होने लगेगी, लेकिन यहीं पे डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन जो होगा इंपोर्टर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और लास्ट में आपका आता है ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट में क्या होगा, ओपन अकाउंट मेथड एक्सपोर्टर के लिए सबसे कम सिक्योर रहेगा, लेकिन वहीं इंपोर्टर के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड है, क्योंकि वहाँ पे उसको गुड्स होंगे वो पहले मिल जाएंगे और पेमेंट उसको बाद में करनी पड़ेगी। तो आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन बी कनेक्टेड, और इससे भी और अच्छे टॉपिक्स हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स अ लॉट।